सभी दोस्तों को नमस्कार, मैं हूं आपका अपना कुलदीप कुमार। स्वागत करता हूं एक बार फिर से कैलविन कॉमर्स में। तो बच्चों, आज हम लेके आ गए वन शॉट वीडियो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 2। जी हाँ, इसके अंदर मेरे बच्चे आज हम लोग इस चैप्टर को पूरा निपटनंगा करने वाले हैं और एकदम दी एंड कर देंगे। अच्छा, एक बात और, इसका पार्ट 1 अगर किसी ने नहीं देखा है तो जाओ मेरे बच्चे पार्ट 1 को देख कर आओ। मस्त इंट्रोडक्शन दिखाया गया, बहुत प्यार समझा गया। ठीक है जी, तो चलिए मेरे बच्चे शुरुआत करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। इसके अंदर हम ना आज जो हम स्टडी करने वाले हैं दो बंदों को स्टडी करने वाले हैं, एक टेलर और क्या एक फ्यूल को। दोनों ने अपने अपने थ्योरी दी अलग अलग, दोनों के दोनों ही बड़े दिग्गज रहे मैनेजमेंट की फील्ड में, और दोनों ने ही क्या करा मेरे बच्चे, कहीं ना कहीं ऐसी ऐसी चीजें बताई हैं जो यूनिवर्सली अप्लाई होती हैं। जी हाँ, हर जगह अप्लाई होती है, और इनके बिना आज तक कभी भी सीबीएसई बोर्ड ने पेपर नहीं बनाया। तो ये इस बात को समझ लेना आप लोग कि इसमें से क्वेश्चन तो आना तय है, मतलब तय है। तो चलिए भाई, महाकाल के नाम पर शुरू करते हैं और क्या करेंगे, ठोकेंगे लाइक। जी है, आइए भाई। टेलर टेलर क्या होना भाई, टेलर वो बंदा है जिसने एक्चुअली साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर बातचीत करी है। जी हाँ, साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होगा सर, यहाँ पे एक्चुअली उसका कहना यह था कि चीजों को ना, जैसे साइंस क्या कहता है, साइंस क्या बोलता है सर, साइंस कहता है अगर आपने H2O लिखा है तो आपको क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। ये तो बोलता साइंस मेरे बेटा, बोलो हाँ सर जी ये बोलता है। तो इसका मतलब है कि सर ये इसने किस बात पे जोर दिया, इसने इस बात पे जोर दिया कि कैसे ना तैसे करके हम लोग क्या करेंगे, साइंस को अप्लाई करेंगे मैनेजमेंट में। अब साइंस कैसे अप्लाई होता है मैं बताता हूं तुम्हें। देखो एक्चुअली क्या हुआ है, हमें समझ में आया कि अगर हम एक नेगेटिव चार्ज को और एक पॉजिटिव चार्ज को भाई मिलाते हैं आपस में तो क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। होती नहीं होती भाई, होती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। तो भैया ऐसा ही क्या हुआ कि इस बंदे ने भी क्या करे, बहुत से एक्सपेरिमेंट करे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, इसको जो रिजल्ट मिले उस रिजल्ट के बेसिस पर इन्हें क्या करा, अपने कुछ मैनेजमेंट मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए। ठीक है जी, देखो ध्यान से इसने किस बात में बातचीत करी जरा देखेंगे हम यहाँ पे। देखिए इसने क्या कहा कि इट इंप्लाइज कंडक्टिंग ऑफ अ बिजनेस एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्डाइजेशन टूल्स मेथड एंड क्या ट्रेन पर्सनल इन ऑर्डर टू इंक्रीज द आउटपुट, इंप्रूव इट्स क्या क्वालिटी एंड रिड्यूस द कॉस्ट एंड वेस्ट थ्रू द क्या इफेक्टिव एंड क्या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ क्या रिसोर्स। कहने का सिंपल सा बेसिक मीनिंग है कि इसने बिजनेस की एक्टिविटीज को स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश करी है। ठीक है, ध्यान सुनना। साथ ही साथ इन्हें वो बेस्ट से बेस्ट मेथड निकाला है जिससे एक बंदे का क्या हो सके भाई, आउटपुट इंक्रीज हो सके, इंप्रोवाइज हो सके, क्वालिटी भी हो सके, साथ साथ क्या हो सके, कॉस्ट रिडक्शन हो सके, वेस्टेज से वेस्टेज क्या हो, कम हो। ठीक है जी, और उसने यहां तक ये भी बात बोली कि इट स्ट्रेसेस दैट देयर इज ऑलवेज वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी। इसने इस बात पर भी जोर दिया है कि एक हमेशा एक ऐसा मेथड भी होता है हर एक जगह, हर जगह मतलब चाहे वो स्टडी को ले लो, चाहे प्रोडक्शन को ले लो, चाहे किसी वस्तु का उत्पादन हो, चाहे कुछ भी हो, हर जगह एक ऐसा मेथड होगा जो आपको क्या देगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा। अच्छा, ये हमें कैसे पता लगेगा कि कोई मेथड हमें मैक्सिमम कैसे दे सकता है, मतलब एफिशिएंसी दे सकता है। सिंपल सी बात है, जब उसने बात करी यहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट की तो इसका मतलब क्या आपको अप्लाई करके करना पड़ेगा, उसे देखना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए आइए क्या कहता है ये। आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में इसने 4 चीजों पे बहुत ज्यादा जोर देने की बात करी है। यहां पर आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ, साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। यहाँ पे एक बात करें, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। ठीक है, कॉर्पोरेशन एंड इंडिविजुअलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ क्या ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और क्या हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड क्या प्रॉस्पेरिटी। अब ध्यान सुनना, यहाँ पर आप देखेंगे साइंस लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कॉमा लिखा हुआ। कॉमे का बहुत बड़ा मीनिंग है, पूछो कैसा मीनिंग है, साइंस है ये, क्या एक साइंस है। साइंस बेसिकली क्या होता है, साइंस कहता है एक्सपेरिमेंट करो भाई, आपको रिजल्ट मिलेगा, या तो नेगेटिव मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा। अगर नेगेटिव मिला नेक्स्ट टाइम से वाले चीज को करना मत, पॉजिटिव मिला तो उसका आगे क्या करोगे, कैरी ऑन करो। कैरी ऑन करने के बाद भी देखो सर उसके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, कितने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, किस कॉस्ट तक आ रहे हैं, क्या उसको रिजल्ट को पाने में हमें बहुत ज्यादा टाइम, बहुत ज्यादा कॉस्ट को वेस्ट करना पड़ रहा है। तो वही सब चीज क्या बोलता है, साइंस बोलता है। इन्होंने बोला नॉट रूल ऑफ थंब। नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब ये हो गया कि हमें ऐसा नहीं कि भाई नहीं भैया हर बार हमें यही करना है, हमारे बाप दादा ने यही करा तो हम भी यही करेंगे और हमारे आने वाली पीढ़ी भी यही करेगी, ऐसा नहीं है। इसका कहना करती है ये सर, ये बेसिकली साइंस है, आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, चीजों को अप्लाई करके एक्सपेरिमेंट करके आपको रिजल्ट निकालने पड़ेंगे, और उन्हीं रिजल्ट के बेसिस पर आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, हाँ आगे की मैं प्लानिंग करनी है। तो ऐसा नहीं कि जो मैंने पढ़ा है, जैसा होता नहीं क्या होता कि भाई मैं मेरे बाप दादा ने जो काम करा, ठीक है, मेरा आने वाली पीढ़ी भी काम कर रही है, फिर उसके आने वाली पीढ़ी भी काम कर रही, नहीं मेरे बाप दादा ने परचून की दुकान करी थी, मैं थुक की दुकान कर लूंगा। ठीक है, नहीं है, मान लो मेरे बाप दादा ने कहा दुकान चलाई, मैं बिजनेस करूंगा, मैं टीचिंग करूंगा, है ना, एक्स वाई जेड, इस तरह से। तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब यहाँ पे सिंपल सा ये है कि आप चीजों को अप्लाई करेंगे, एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग को तैयार करेंगे। अब ये नहीं कि जो ट्रेडिशनली चलता हुआ आ रहा आप बार बार उसे ही क्या करोगे, अप्लाई करोगे। नेक्स्ट है बेटा हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। यहाँ पे हम हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड की हम बात करें तो सिंपल सा इसका कहने का अर्थ क्या है, इसके कहने का अर्थ ये है देखो कि आपको ऐसा नहीं कि रिजिड होना है, ठीक है, आपको ऐसा नहीं रिजिड होना, आपको हर चीज को लेकर चलना पड़ेगा।
ठीक है नहीं। आपको अपने जो एम्प्लॉइज हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, आपको उनको लेकर चलना पड़ेगा, उनके साथ चलना पड़ेगा। ऐसा देखो छोटे मोटे हर जगह क्या होती है, लड़ाइयाँ होती रहती है, आप जानते ही हो, हर एक मालिक और नौकर में छोटी मोटी लड़ाई होती रहती है। पर ये नहीं कि सर मालिक जो बिल्कुल रिजिड हो जाए अपने एम्प्लॉय के प्रति, या फिर एम्प्लॉय बिल्कुल अपनी नेगेटिव एक सोच अपना ले अपने किसके प्रति, मैनेजमेंट के प्रति या फिर अपने बॉस के प्रति। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका मानना ये है, ठीक है। तभी क्या होगा, काम कॉम्बिनेशन से चल पाएगा। क्योंकि अगर एम्प्लॉय नाराज हो गया तो भी काम नहीं चल पाएगा, मैनेजमेंट अगर नाराज हो गया तो भी काम नहीं चल पाएगा, ठीक है। कॉर्पोरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि आपको कॉर्पोरेशन एक दूसरे को सहयोग देना, जैसे कि मैंने बताया ना यहाँ पे, यही होगा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। उसका एकदम एक तरह से समझ लो क्या डेवलप रूप है कि आपको आपस में मिलजुल के साथ चलना है, ठीक है। कभी भी आपको इस बात पे फोकस नहीं करना कि आपका खुद का क्या हो रहा है, आपको ये देखना कि आपके साथ साथ नहीं, मतलब आपके साथ साथ क्या पूरी कंपनी का, आपके साथ वाले जो लोग हैं उन सब का कितना क्या डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर ये चीज होती है कि हम लोग खुद को ना लेकर क्या सबको साथ लेके चलते हैं, एक टीम वर्क के साथ चलते हैं। बेसिकली ये टीम वर्क पे फोकस करता है। आए बात समझिए, किस फोकस करता है, टीम वर्क पे फोकस करता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी क्या पर्सन टू हिज और क्या हर क्या ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड क्या प्रॉस्पेरिटी। सर हमें एक कोशिश करनी की जो हमारे यहाँ पे बंदे काम कर रहे हैं उन सारे के सारे बंदों का, उन सभी बंदों का क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। डेवलपमेंट क्या होना चाहिए, इन द सेंस कहने का मतलब हो गया अगर कोई काम करने आ रहा है तो सर उसको कुछ नई नई चीजें, नए नए स्किल्स डेवलप होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेचारा बंदा पैकिंग पे लगा पड़ा तो पैकिंग पे लगा पड़ा, उसने अपनी सारी जिंदगी पैकिंग में लगा दी। कोई बंदा अगर मान लो किसी के अंदर कोई टैलेंट है तो उसकी टैलेंट को उभारो, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल ले लूँ, मान लो मैं ही हूँ, अगर बात करें सर, अब मेरे पास अकाउंटेंसी मुझे बहुत अच्छा आता है, बहुत बेहतरीन आता है, लेकिन सर मुझे बिजनेस स्टडी भी आता है ना, मुझे बीएसटी भी आता है, मैं साथ साथ बोल रहा हूँ मुझे बीएसटी भी अच्छे से आता है, लेकिन सर इसको मुझे क्या करना है, ग्रूमिंग करनी पड़ेगी, मुझे इसको और थोड़ा क्या करना है, डेवलप करना पड़ेगा। जैसे मैं अकाउंट्स के अंदर क्या करता हूँ, चीज़ों को रियलिस्टिक बेसिस पे समझा देता हूँ ना, उसी प्रकार से मुझे बिजनेस स्टडी में करना पड़ेगा। जी हाँ, इसी टाइप का काम करना पड़ेगा कि चीज़ों को रियलिस्टिक बेसिस पर बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ, डेली बेसिस के एग्जाम्पल के साथ समझाना पड़ेगा। तो यही क्या कहता है बेटा, डेवलपमेंट कहलाता है, ठीक है जी। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के कुछ 4 हिस्से पढ़ लिए मोटे मोटे तौर पे। अब आ जाओ थोड़ा डीप स्टडी पढ़ लेते हैं। जैसे कहता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। सर नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब क्या हो गया, ऐसा नहीं कि जो आपने पुरानी अप्रोच लगा रखी थी आप हमेशा उसे अप्लाई करोगे। सर अप्रोचेस अकॉर्डिंग टू टाइम एंड टाइम चेंज होती रहती हैं, और टाइम एंड टाइम चेंज करने के लिए आपको करना पड़ेगा सर, बिल्कुल से बोला आपने, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, लगातार एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, जिससे आपके पास नई नई निंजा टेक्निक आएंगी। और नई नई निंजा टेक्निक क्या करेंगी, आपकी कॉस्ट रिडक्शन के साथ साथ आपकी बड़ा एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करेंगी। दैट इज कॉल्ड क्या, साइंस नॉट रूल ऑफ क्या थंब। और आपको लगातार इन्वेस्टिगेशन करते रहना ट्रेडिशनल मेथड्स का, कि भैया ये किस हद तक क्या कारगर है, क्योंकि एक लिमिट आती है जब ट्रेडिशनल चीजें क्या होती हैं, खराब होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। नॉट हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। सर देयर शुड बी द कंप्लीट हार्मोनी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड मेरे क्या आएगा या वर्कर्स, ठीक है। अचीविंग द क्या आएगा, ऑर्गेनाइजेशनल गोल। दोनों में सामंजस्य होना चाहिए। सामंजस्य मतलब क्या, दोनों में एक तरह से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि हाँ भैया आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है, हमें ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको प्राप्त करना है, उसको इंप्रूव करना है, उसको गेट करना। इट इम्प्लाइज दैट there should be the mental revolution on the part of the manager and worker in order to respect each other। दोनों की इज्जत करनी है। अब ये नहीं कि बार बार में मिनट में जो है भाई मालिक आया, ओए नौकर खड़ा हो बे, चलो भाई चाय ला, ओए नौकर खड़ा हो बे, चलो पानी ला। अब ऐसे नहीं, जब बुलाते हैं तो विद रिस्पेक्ट एंड कैन टेक रिस्पेक्ट, है ना, कि भाई रिस्पेक्ट अगर दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। तो सिंपल सी बात है, दोनों को, मालिक को और क्या कर्मचारी को, दोनों को आपस में करनी है, हाँ जी हाँ, एक दूसरे की इज्जत करनी है, ठीक है। और समझना भी पड़ेगा कि एक दूसरे का रोल क्या क्या है। एक चपरासी का भी रोल होता है कंपनी के अंदर, ठीक है। मैनेजर का रोल तो होता है, चपरासी का रोल। और आने वाले जितने भी क्या है कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि लड़ाइयाँ हैं, उन सबको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर ना। नेक्स्ट आ जाओ, अगला कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। हाँ भाई, इंडिविजुअलिज्म का मतलब क्या होगा सर, यहाँ पर मतलब ये हो गया कि बंदे जो है खुद के लिए ना, मतलब खुद के लिए नहीं सोचना चाहिए पहले को। अगर लोग पर्सनल बेनिफिट सोचने लग जाएंगे फिर तो कंपनी का बंटाधार हो जाएगा। अगर किसी कंपनी को अच्छे बुलंदियों पे पहुंचाना है तो उसके हर एक मैनेजर को, वर्कर को ये सोचना पड़ेगा कि अपनी बेसिक नीड से पहले हमें कंपनी की नीड जाननी है। अगर कंपनी की नीड अच्छे से पूरी होगी तो जाहिर सी बात है कंपनी आपके लिए भी क्या करेगी, सोचेगी। और जो कंपनी अपने एम्प्लॉय के लिए सोच पाएगी, एक समय पर तो उठ तो जाएगी वो, फिर क्या वो डाउनफॉल होके गिर भी जाएगी। तो इसलिए क्या होता है यहाँ पे कि जो भी कॉर्पोरेशन है उसके लेबर के और उसके क्या मैनेजमेंट में होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नाउ नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड क्या एवरी पर्सन। सर सिंपल सी बात है, हर एक पर्सन की एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए, हर एक पर्सन का डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके स्किल डेवलप होने चाहिए, वो उसके अंदर स्पेशलाइजेशन आना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई वर्कर है, वो 8 घंटे के अंदर किसी
8 घंटे, सॉरी 800 यूनिट पूरे 8 घंटे के अंदर बनाता है। मान लीजिए ये मार्कर ले लो, ऐसे मार्कर ले लो, वो 800 मार्कर पर डे बनाता है, लेकिन हमने उसके अंदर कुछ निंजा टेक्निक सिखाए हैं। अब वो 8 घंटे के अंदर कम से कम कितने कर रहा है, 1000 मार्कर बना रहा है। जी हाँ, देखो जी, समझे। तो यही कहना का मतलब है कि उसके अंदर का स्पेशल स्किल उसका डेवलप होना चाहिए, साथ साथ उसकी जो एफिशिएंसी वो भी इंक्रीज होनी चाहिए, काम करने की क्षमता भी बढ़नी चाहिए। चलिए नेक्स्ट, ये तो फालतू का। हाँ, अब देखो यहाँ पर देखो कुछ टेक्निक्स दिए हैं, यहाँ पे कुछ टेक्निक्स दिए हैं। देखिए कितनी टेक्निक्स हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 टेक्निक्स हैं। ठीक है, 7 टेक्निक्स का अपना अपना है, जैसे फंक्शनल फॉर्मेटशिप है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन है, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फैटिग स्टडी, और क्या डिफरेंशियल पीस क्या है, वेजेस सिस्टम। हम यहाँ पर हर एक टेक्निक को अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, जानेंगे किसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। और हाँ, एक बात है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं केस स्टडी के अंदर भी, ये केस स्टडी के बेसिस पर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केस स्टडी से कई बार क्या पूछी जाती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। चलो जी, आओ पहला कहता है फंक्शनल फॉर्मेटशिप। अब ऑब्वियस सी बात है, देखो एक बात तो आप जानते ही हो कि भाई सारे काम सारे लोग नहीं कर सकते हैं, है नहीं है, सारे काम सारे लोग नहीं कर सकते हैं, और एक ही मैनेजर एक बिजनेस के अंदर सारे काम नहीं कर सकता है। तो भैया यहाँ पर हमने क्या करा, चीजों को बांटना स्टार्ट किया। फंक्शनल फॉर्मेटशिप कहता है कि इसमें हमने क्या बोला, फंक्शनल फॉर्मेशन इज अ टेक्निक इन विच प्लानिंग एग्जीक्यूशन आर सेपरेट। यहाँ पे प्लानिंग और जो एग्जीक्यूशन होगा दोनों अलग अलग होगा। यहाँ पे प्लानिंग को करने वाले बंदे अलग होंगे, और एग्जीक्यूट यानी इसको करने वाले जो मतलब काम करेंगे वो बंदे अलग होंगे। तो जाहिर सी बात है, मान लीजिए मैं ही टीचर हूँ, मैं ही पढ़ा रहा हूँ, मैं ही फाइल बना रहा हूँ, मैं ही अपलोड कर रहा हूँ, मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, तो सर कहीं ना कहीं ऐसा टाइम आएगा, टाइम आ ही जाएगा वो, जब मेरी एफिशिएंसी गिरना स्टार्ट होगी, मेरे काम खराब होना स्टार्ट होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे क्या कहा कि प्लानिंग वाले बंदे अलग हैं और एग्जीक्यूशन करने वाले बंदे अलग हैं। ठीक है, नहीं है, यहाँ पर उन्होंने इन चीजों को कहीं ना कहीं 8 चीजों में बांटा, 8 चीजों में। ठीक है, इस प्रोसेस को ना 8 चीजों में बांटा है, 4 किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए, 4 किसके लिए, प्लानिंग के लिए। चलिए देखते हैं कौन कौन से 4 है वो। देखो अब जैसे मान लीजिए फैक्ट्री का मैनेजर है, अब उसने क्या काम करा कि भाई सारे काम तो मैं कर नहीं सकता, उन्होंने एक प्लानिंग इंचार्ज अलग बना दिया और एक प्रोडक्शन इंचार्ज ने अलग बना दिया। अब देखो प्लानिंग इंचार्ज क्या काम करता है, प्लानिंग इंचार्ज और भी बड़ा दिमाग लगाता है सर, वो एक इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क यानी कि एक ऐसा बंदा रखता है जिसके जो क्या करेगा, लोगों को इंस्ट्रक्शन देगा, यानी कि वहां पे काम करने वाले जितने भी कर्मचारी होंगे, वर्कर्स होंगे, उनको एक इंस्ट्रक्शन कार्ड देगा। इंस्ट्रक्शन कार्ड का बेसिक मीनिंग है, उसमें लिखा होगा कि आपको क्या क्या काम करने हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट यहाँ पे क्या, डिसिप्लिनरी। अब डिसिप्लिनरी का मतलब क्या होगा सर, यहाँ पे एक ऐसा बंदा होगा जिसका काम होगा क्या, चीजों को मेंटेन करना, प्रॉपर टाइम पे आना, प्रॉपर टाइम पे जाना। ठीक है, वर्कर के अंदर डिसिप्लिन हो चाहिए काम करने का, वो सब तरीके का होगा, एक बंदा इसने यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पर एक और बंदा आता है, बोलो कौन सर, रूट क्लर्क। अब नाम में छुपा हुआ ज्ञान, बोलो क्या, रूट क्लर्क का मतलब क्या होगा, रास्ता। अब रास्ते का मतलब होगा, देखो इस बंदे काम तो क्या है, काम बताना, क्या है, काम बताना, लेकिन इस बंदे काम क्या है, जी हाँ, उस काम को कैसे करना है, कौन कौन से काम किस किस तरीके से होंगे, भाई पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप क्या होगा। मतलब कि जैसे अब मान लीजिए एक सब्जी बनानी है, सिंपल सी बात है, शूज बनाना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, उसने बोला कि आज जो है 8 नंबर का जूता बनेगा और 9 नंबर का जूता बनेगा, तो इसने बता दिया वाली बात, चलो ठीक है। अब रूट कलर का काम क्या हुआ भाई, बताना कि आपको किस किस तरीके से कौन कौन शूज बनाने हैं, काले वाले बनाने हैं, नीले वाले बनाने हैं, ब्लैक वाले बनाने हैं। ठीक है, कौन सा मटेरियल यूज करना है, लेदर वाला, स्पोर्ट्स वाला या रेक्सिन वाला, इस तरह से। तो रूट कलर बेसिकली होता है, रूट कलर बताता है कि आपको उस काम को किस तरीके से अचीव करना है, स्टेप बाय स्टेप, यानी कि दैट इज कॉल्ड क्या, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्या, स्टेप। ठीक है जी। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का मतलब क्या होता है सर, ये वो बंदा होता है जो क्या टाइम डिसाइड करेगा और कॉस्ट डिसाइड करेगा। इसका काम ये होता है कि समय जो काम हमने दिया, ठीक है, वो बताएगा कि टाइम, जी हाँ, कि आपको किसी काम को कितने टाइम पर और किसी काम को कितनी कॉस्ट पे क्या खत्म करना है। यानी कि बेसिकली कहीं अगर आप सोचें तो उसका काम क्या है, कॉस्ट शीट को मेंटेन करना। जी हाँ, दैट इज कॉल्ड क्या, कॉस्ट शीट को मेंटेन करना। ये किसका काम होगा मेरे बच्चे, इसी का काम होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता लगा, हमें 4 चीजें पता लग गई प्लानिंग वाले की। अच्छा जी, अब प्रोडक्शन इंचार्ज क्या कहता है सर, प्रोडक्शन इंचार्ज में एक बंदा होता है स्पीड बॉस। जी हाँ, स्पीड बॉस मेरे बच्चे होता है जो ये देखता है कि भाई काम को समय पर पूरा करवाना कैसे है, दैट इज कॉल्ड स्पीड बॉस। हाँ, ये नहीं कि भाई बंदों का काम दे दे के 100 जूते बनाने, अब पूरे 1 महीने में 100 जूते बनाने, जबकि ऑर्डर जो आया वो आया कि कब, 1 हफ्ते के लिए आया। तो इसका काम क्या, उस ऑर्डर को विद इन का 1 वीक कंप्लीट करना, दैट इज कॉल्ड स्पीड बॉस। एक बंदा का इंस्पेक्टर होगा, जी हाँ, जो इन सब चीजों का इंस्पेक्शन करेगा कि काम सही से चल रहा है, नहीं चल रहा। ठीक है, काम को जो हमने दिया है उसी तरीके से काम कर पा नहीं कर पा रहे, है नहीं, तो इन सबकी निगरानी करेगा। एक होता है रिपेयर बॉस। अब रिपेयर बॉस का मतलब क्या होगा सर, जो चीजें टूट फूट हो रही है, जो चीजें खराब हो रही है, लगातार प्रॉपर मेंटेनेंस करना, बंदे खराब हो रहे हैं, बंदों को भी रिप्लेस कर देना, ये सब काम किसका होगा, रिपेयर बॉस का। और अंत में एक बंदा आएगा जिसका नाम क्या होगा, गैंग बॉस। गैंग बॉस कौन होगा,
गैंग बॉस वो होगा जो इन तीनों के लिए क्या करेगा, जी हाँ, अरेंजमेंट, क्या करेगा ना, अरेंजमेंट, जी हाँ, दैट इज कॉल्ड अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल। क्लियर बात निकलेगा, अरेंजमेंट ऑफ क्या बेटा, मटेरियल। ये मटेरियल की अरेंजमेंट करेगा, कौन करेगा बच्चे, दैट इज कॉल्ड गैंग बॉस। कि हाँ भैया आपको क्या मटेरियल चाहिए, बंदे चाहिए, ठीक है, आपको इंसान चाहिए, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि आपको भैया जो रॉ मटेरियल है किसी भी गुड्स को बनाने के लिए वो कितना चाहिए, वो सब कौन करेगा, ये गैंग बॉस का काम होगा। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये सब बंदे कौन होगा सर, ये सब बंदे वो हो गए जिनका काम क्या है, मैनेजमेंट डिसाइड करना कि कब काम होगा, कैसे काम होगा, किस तरह से काम होगा और कितने समय में काम होगा। ये कौन बंदे हैं, ये बंदे हैं कि काम को हम करेंगे, समय पर पूरा करेंगे, जितना दिएगा उतना करेंगे, और अगर कोई टूट फूट होगी तो उसको हम क्या करेंगे, सही करेंगे। दैट इज कॉल्ड बच्चे प्रोडक्शन इंचार्ज। ओ माय गॉड गुरुजी कितना बेहतरीन। और ये सब कुछ जो है एक बंदे के ऊपर होगा, दैट इज कॉल्ड क्या, वर्कमैन। समझ सकते हो, यानी कि एक बिजनेस का कितना महत्वपूर्ण अंग कौन है, वर्कमैन। ठीक है जी, चलिए आगे देखिए। आप देखिए यहाँ पे सेकंड क्या कहता है, अब यहाँ पर कहता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्या, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। सर सिंपल सी बात है, अगर मैं स्टैंडर्डाइजेशन की बात करूँ तो यहाँ पर देखो हर एक चीज का स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड का मतलब जैसे मान लीजिए मैं मार्कर है, लिखने वाला मार्कर है, अब मैं इस बोर्ड के ऊपर ना किसी भी औंधे पौंधे पेंसिल लिख सकता हूँ। भाई 1000 रुपीज़ का मार्कर है जिसको मैं इसके ऊपर चला रहा हूँ, तो इसका मतलब सर क्या, उन्होंने इसको इस प्रकार से मेंटेन करा है कि इसका और इसका क्या चल सके, कॉम्बिनेशन चल सके। नाइक का शूज होता है, नाइक के शूज में ना वेट से लेके, स्टैंडर्ड से लेके, साइज से लेके सब कुछ होता है, क्वालिटी सब कुछ मेंटेन होती है। मतलब आप अगर आपका शूज परचेस कर लो तो कहीं ना कहीं आप ना पता क्या देखोगे कि वो जो शूज है वो वाला 2-3 साल तक भी ऐसा रहता है जैसे आपने अपने अभी अभी नया नया निकाला हो। ये होता है स्टैंडर्ड। माना कि 10,000 रुपये का जूता, परंतु क्या उसमें क्वालिटी मेंटेन है, यानी कि आपको जब पैसा दोगे तो आपको ये महसूस नहीं होगा कि आपका पैसा वेस्ट हुआ है। तो ये सब कुछ क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर आता है नहीं है ध्यान में, जिसमें हम लोग बात करेंगे वैराइटीज की, साइज की, ग्रेड ऑफ प्रोडक्ट्स की और क्या सर्विसेज की। जैसे मान लीजिए मैंने बोर्ड लगा लिया, कुछ प्रॉब्लम आई तो इसके बाद परचेस करना आसान बात होती है मेरे हिसाब से। तो परचेस करने के बाद जो सर्विस मिलती है सर वो लेना बहुत कैड़ा काम होता है। यानी कि अगर प्रोडक्ट किसी बंदे ने परचेस कर लिया उसके बाद की जो सर्विस होती है वो मेन सर्विस होता है, अगर वो सर्विस अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। ठीक है नहीं, चलिए हम नेक्स्ट है सिंपलीफिकेशन। सिंपलीफिकेशन अगर मैं बात करूं तो काम को एक्चुअली क्या है कि हमें हौच पौच नहीं करनी। जैसे मान लो मैं एक बात बोलूं, छोटे से एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मैंने अपना कोचिंग सेंटर खोला, तो मैंने कोचिंग सेंटर खोला, अब मैं अकेला बंदा हूं, मान लो मैं अकेला, मैं 2 बंदों की टीम है मान लो मेरे साथ, ठीक है, मैं हूं, मेरे एक दोस्त है, ठीक है, मैथ्स पढ़ाता, मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूँ। अब हम लोगों ने क्या काम करा, 9th भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, 10th भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, 11th भी, 12th भी। अब भाई हम है तो 2 ही बंदे, हम कॉमर्स के, हम साइंस के पढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सर क्या अवस्था हमारी क्या हो गया, क्वालिटी खराब हो नहीं होगी। उसी प्रकार से मान लीजिए कोई बिजनेस है तो उसका जो काम पता क्या है, उसका काम है कि चीज़ों को बहुत सिंपल वे में करो। जैसे मान लो रेस्टोरेंट है, अब रेस्टोरेंट के अंदर मैं क्या करें, बहुत सारे आइटम रख लिए, ले चिल्ली पनीर, नॉन वेज ले, वेज ले, सब सारे आइटम रख लिए। अच्छा बिक मेरे सिर्फ 2 ही आइटम रहे, तो बाकी के 85 आइटम का फायदा क्या है भैया, बाकी के 50 आइटम एलिमिनेट कर दो। सिंपल सी बात है, आप अपने आप को वैरायटी के हिसाब से या प्रोडक्ट के हिसाब से अपने आप को स्पेशलाइज करो। दैट इज कॉल्ड बच्चे का सिंप्लीफिकेशन। ठीक है नहीं, ताकि आपके जो रिसोर्सेज हैं, आपके जो इक्विपमेंट्स हैं, आप उनको एक प्रॉपर ढंग से क्या कर सकते हो, यूज कर पाओ। दैट इज कॉल्ड बच्चे स्टैंडर्डाइजेशन, क्या सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट है बेटा मेथड स्टडी। मेथड स्टडी को मैं समझाना चाहूंगा, यहाँ पर आप बेस्ट से बेस्ट मेथड निकालते हो जिससे आपका काम पूरा हो सके, और साथ ही साथ मेरे बच्चे आप उस मेथड को फाइंड आउट कर दो जिसके अंदर आपकी जो कॉस्ट है प्लस टाइम प्लस एफिशिएंसी तीनों ही क्या हो, बेस्ट से बेस्ट आपको यूटिलाइजेशन मिले। ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्या, मेथड स्टडी। चलिए नाउ नेक्स्ट अगला मेरा बच्चे मोशन स्टडी। अच्छा मोशन स्टडी क्या कहता है, मोशन स्टडी कहता है देखो किसी भी चीज का मूवमेंट। जैसे मान लीजिए मतलब इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हम लोग अपने रिसोर्सेज है ना, जो हमारे प्रोडक्शन रिसोर्सेज हम उनको कहाँ से अरेंज करेंगे, क्योंकि देखो जितनी ज़्यादा दूर से हम अरेंज करेंगे तो उसके आने की कॉस्ट, लाने की कॉस्ट, रखने की कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाएगी। और अगर हमें रिसोर्सेज जो है हमारे रॉ मटेरियल वगैरह हो गया, ये चीज़ हमें अगर अपने बिजनेस के आसपास से ही अरेंज हो जाती है तो इससे ज़्यादा बेस्ट क्या होगा। तो इसी मोशन स्टडी के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हमें एक बिजनेस की जो वेस्टफुल क्या होती है मूवमेंट्स होती है, हम उनको करते हैं, अननेसेसरी मूवमेंट्स होती हैं और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, बिल्कुल दी एंड कर देते हैं। बहुत बारी क्या होता है जब एक टीचर एक क्लास के अंदर घुसता है, ऑफलाइन की बात करूंगा मैं, उसका टारगेट होता है 7:10 पे घुसना है, 7:30 तक पढ़ाना है, 15 मिनट बैठकर फिर क्या करना है, बच्चों उतारने देना है, फिर 10 मिनट बात करके उनकी छुट्टी कर दी। तो इसका मतलब ये क्या होगा, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं उसने पूरे 30 मिनट का क्या करा है, वेस्टेज करा है। तो ऐसी एक्टिविटी को कहीं ना कहीं किसने रिप्लेस करा है, इन बोर्ड्स ने, इन डिजिटल बोर्ड ने रिप्लेस करा है। अब आप क्या काम करो भाई, बोर्ड्स के ऊपर भाई लिखना स्टार्ट कर दो, पढ़ाना स्टार्ट कर दो, पीडीएफ को सेव करो, पीडीएफ को भेज दो, दैट्स इट, गेम ओवर है नहीं है। तो ये चीज क्या हुई है यहाँ पर मोशन स्टडी में क्या काम आई कि भाई हम लोगों को मोमेंट्स कम से कम रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है टाइम स्टडी।
अब टाइम स्टडी की हम बात करें तो हमें भैया हमें ये मालूम होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए हमने ये पता लगा लिया कि हमें इस प्रोडक्ट को बनाना है, मान लीजिए मुझे इस मार्कर को प्रोड्यूस करना, तो भाई साहब एक बात सुनो, ठीक है, इस मार्कर को प्रोड्यूस करना है, लेकिन हमें एक मार्कर को कितने समय प्रोड्यूस करना है ये भी वेल डिफाइन होना चाहिए। मान लीजिए 10 बंदे मिलकर पूरे दिन में सिर्फ 10 मार्कर बना पा रहे थे, इसका तो बेकार है, यानी कि पूरे पूरे महीने में कितना 300 मार्कर बन पाएंगे, सोचो रहा। और सैलरी सबकी बढ़िया बढ़िया है, 40-40, 50-50 हज़ार रुपये, तो यहाँ पर क्या होगा, वेस्टेज हो रहा नहीं हो रहा। तो हम लोग टाइम स्टडी करेंगे कि हम वो बेस्ट से बेस्ट टाइम निकालने की कोशिश करेंगे जिसमें हमारा एक प्रोडक्ट क्या हो सके, पूरा हो सके एकदम बेहतरीन तरीके से, विदाउट एनी काइंड ऑफ क्या क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज। ठीक है भाई, नहीं क्लियर है? चलो जी आगे देखो नेक्स्ट, फटीग स्टडी। सर एक्चुअली इसको अगर हम बात करें, सिंपल सी बात है कि हमें ये देखना है कि हमारे पास जो बंदे हैं काम करने वाले, सर उनको टाइम टू टाइम क्या मिलना चाहिए, रेस्ट मिलना चाहिए। हाँ ये वाली बात। अब लेकिन सबसे खास बात ये है, जैसे मैं एग्जांपल दो छोटा सा, कि मान लो 1 घंटे का लेक्चर होता है, 1 घंटे का लेक्चर होता है, लेकिन अगर हम बात करें 1 घंटे का लेक्चर कभी अगर आप पढ़ाने जाओ ना, तो कभी भी कोई बच्चा नहीं समझ सकता, नहीं समझ सकता। लगातार 1 घंटा कोई भी नहीं पढ़ सकता। एक बार को टीचर तो पढ़ा देगा, पर एक बार को कोई भी बच्चा कभी भी जिंदगी में नहीं पढ़ा पाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है नहीं? तो मेरे बच्चे यहाँ पर क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पर करते हैं, ये स्टडी करते हैं कि हमें अपने वर्कर को कितना टाइम रेस्ट देना है, किस टाइम पे रेस्ट देना है, और कितने समय का टाइम रेस्ट देना है, यानी सॉरी कितनी बार, सुनो ध्यान से, यानी कि कितनी बार, हाउ ऑफन, दैट इज कॉल्ड हाउ ऑफन, या फिर से लिख दो कितनी बार। ठीक है, क्या बोला, कितनी बार देना है हमें, ठीक है, और कितना देना है, ठीक है, कितना देना है, और कब कब देना है, ठीक है, और क्या गया, कब कब। बात समझ आई नहीं, दैट इज कॉल्ड कब कब। तो मेरे बच्चे यहाँ पर यही होता है कि हम लोग रेस्ट देने से क्या होता है, उनका जो स्टेमिना लूज हो चुका है वो फिर से दोबारा क्या करेंगे, रीगेन करेंगे, फिर अच्छे से काम करेंगे। जैसे अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना में स्कूल क्या, अपने जो इवन जो ऑफिस होते हैं ना, उन ऑफिस के अंदर भी क्या होता है मेरे भाई, यही रेस्ट इंटरवल दिया था लोगों को। रेस्ट इंटरवल कैसे दिया था, उन लोगों को क्या कहता है 10 मिनट 15 मिनट, फिर आधे 1 घंटे, सॉरी 1 घंटे की नींद दी जाती है। लंच ब्रेक में आधे घंटे या 1 घंटे की नींद दी जाती है, इससे वो सो जाते हैं आराम से, और सोने के बाद फिर जागते हैं, और उसके बाद फिर से अच्छे एक पेस के साथ, बढ़िया पेस करते करते काम करते हैं, क्योंकि वो अपना जो स्टेमिना है वो जो खो चुके हैं उसको क्या करते हैं, रीगेन कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड का पर्टिकुलर स्टडी। अच्छा नेक्स्ट क्या, डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम। अच्छा बात करिए, जो हमारे जो टेलर भाई साहब है ना, इन्होंने एक्चुअली क्या बोला, इन्होंने कहा हमारे से ऐसा है भाई, कर्मचारी आज के डेट में बड़ा बदमाश होता है। पूछो कैसे? वो ऐसा कहता है कि अगर मुझे मेरी सैलरी अगर 10,000 फिक्स हो चुकी है, तो अब मैं कुछ भी करूं या ना करूं, आई रिपीट माय डियर, मैं कुछ भी करूं या ना करूं, मुझे 10,000 तो मिलने हैं। सीधी सी बात है, जहां वो 8 घंटे में 100 पीस बना सकता है, वही 8 घंटे में 50 पीस बना रहा है। तो यहाँ पर हमारे भाई साहब ने बोला, मैनेजमेंट वाले भाई साहब ने, टेलर भाई साहब ने बोला, साइंटिफिक मैनेजमेंट, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ने क्या बोला, उन्होंने एक बात बोली छोटी सी, कि सर ऐसा एक काम करो। बोलो क्या, आप ना पीस के हिसाब से कर दो। मतलब पीस के हिसाब से मतलब कैसे कर दो, कि भाई जो जितने पीस बनाएगा उतना पैसा लेके जाएगा, जिसने कम पीस बनाएंगे उसे कम पीस मिलेंगे। अच्छा हाँ, अच्छा जी, अच्छा इसमें एक काम और कर दो, अगर किसी के पास कोई ज्यादा टेक्निकल पीस है, मतलब किसी के पास कोई अच्छा पीस है, ठीक है, उसकी सैलरी अलग रखो। जैसे मान लीजिए, अब मान लीजिए मैं एक बात करता हूँ, ये है ए प्रोडक्ट, तो इसका जो एक पीस है कितने रुपए का पड़ता है सर जी, 50 का। अब एक प्रोडक्ट है कौन सा, बी प्रोडक्ट, इसका एक पीस कितना पड़ता है, 100 रुपए का। अब मेरी बात सुनो, वर्कर जो वर्कर एक्स है उसने बनाया कितने, 10 पीस बनाए, वर्कर वाई जो है उसने कितने बनाए, 20 बनाए। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो उसका कितना आएगा, 500। इसकी मैं करूँ तो कितना है मेरे बच्चे, 2000। तो आप देखो, जो पीस जितना अच्छा है, जितना बढ़िया है, या जिसमें जितनी ज्यादा मेहनत लग रही है, तो उसका वेजेस सिस्टम भी क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड क्या, हमारा डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम। उनका कहना यह है कि भाई आप एक काम करो, कि जो पीस जितना मतलब आसानी से बन जाएगा, उसकी कॉस्ट को यानी कि उसका पे कम रखो, और जिस पीस के अंदर आपका आउटपुट ज़्यादा लग रहा है, सॉरी आपकी स्किल ज़्यादा लग रही है, आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है, और उसको करने के लिए एक अच्छा एक टेक्निकल बंदा चाहिए, तो उसके क्या रखो, प्राइस ज़्यादा रखो। दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम। तो ये उन्होंने कुछ क्या टेक्निक्स दी किसके अंदर, हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है भाई, चलिए आगे देखो नेक्स्ट। अब सुनिए मेरी बात को ध्यान से, अब हम जो पढ़ने वाले हैं फ्योल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मेरे बच्चे मेरी बात सुनना से, फ्योल एक ऐसे इंसान है जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट। क्या बोलता था जी हाँ, दैट इज कॉल्ड फादर, सुनना बहुत ध्यान से, फादर ऑफ क्या, जर्नल मैनेजमेंट। जी हाँ, अब ये फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया मेरे बच्चे, फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट का मतलब ये हो गया कि ये वो इंसान है जिसने क्या करा, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, जी हाँ दैट इज कॉल्ड पर्सनल एक्सपीरियंस,
इन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो चीज़ों को डिफाइन किया है यहाँ पर, यहाँ पर्सनल से कहते हैं ये उस समय की बात है 80s के आसपास, मतलब 1870 जने 60 एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं, 1870 के आसपास की बात होगी। इन्होंने एक डूबती हुई कंपनी को 30 साल पूरे दिए अपने, और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के मैनेजमेंट के स्किल से उस कंपनी को क्या टॉप कंपनी में क्या करा, कन्वर्ट करा। तो उन्होंने उस दौरान जो 30 के 30 साल दिए उसमें बहुत सारी चीज़ों को सीखा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। अपने उन्होंने एक बकायदा बुक भी लिखी मैनेजमेंट के ऊपर, और आज इनका बहुत बड़ा क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे क्या, जी हाँ, मैनेजमेंट के हिस्से में। तो भैया इनको बिना पढ़े तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है जी। चलिए आइए, कहता है अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल्स स्पेशलाइजेशन प्रमोट्स द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कफोर्स इंक्रीजेस क्या प्रोडक्टिविटी। सर उन्होंने क्या रखा है, अगर हम लोग स्पेशलाइजेशन को प्रमोट करते हैं, एफिशिएंसी को प्रमोट करते हैं, जाहिर सी बात है हमारी क्या होगी, जो प्रोडक्टिविटी क्या होगी वो बढ़ेगी, ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उन्होंने इतना तक है कि स्पेशलाइजेशन ऑफ द वर्कफोर्स इंक्रीज देयर का एक्यूरेसी, और जितना हम लोग क्या करेंगे किसी काम को करने में स्पेशलाइज होंगे, एक्यूरेसी भी उतनी अच्छी आएगी, स्पीड भी उतनी अच्छी आएगी। जैसे बहुत बारी क्या होता है कि मैं बताऊं आपको, मैं पहले जब पढ़ाने आया था ना नया नया, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा बिल्कुल भी, क्या मैं बकैती मारूं, बिल्कुल जेन्युइन बताऊं, जब मैं नया नया पढ़ाने आया था ना, तो भाई पढ़ाने में क्या होता था, कभी कभी किसी टॉपिक को पढ़ाने में बहुत टाइम लगता था। धीरे धीरे मुझे एक्सपीरियंस आने लग गया, धीरे धीरे मैं समझ में आने लग गया कि भाई किस तरह से टेक्निक को चेंज करना है। मैंने बुकिश लैंग्वेज को छोड़कर अपनी लैंग्वेज को यूज करना स्टार्ट किया, ठीक है, मैंने बुक के एग्जाम्पल को छोड़कर रियल लाइफ के एग्जाम्पल को पकड़ना स्टार्ट किया। तो इससे क्या हुआ, चीजों में एक्यूरेसी, स्पीड और बेहतरीन क्या हुआ, रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया। दैट इज कॉल्ड बच्चे फ्योल, हाँ जी, क्या स्पेशलाइजेशन, ठीक है। अच्छा जी, इनका क्या करना है, इन्होंने टोटल 14 प्रिंसिपल्स दिए, टोटल 40 प्रिंसिपल्स दिए, और इनका कहना था कि यूनिवर्सली अप्लाई, क्या बनाई, यूनिवर्सली क्या अप्लाई है, जी हाँ, ये हर जगह, हर स्कूल में, कॉलेज में, आपको बस कंडक्टर हर जगह सब मिलेंगे, सब जगह इनका आपको 40 प्रिंसिपल मिलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रिंसिपल मिलेंगे। पहला देखो यहाँ पे, ओ माय गॉड गुरुजी क्या क्या लिखा हो, ये बहुत सारा लिखा है, देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे लिखा वर्क डिवीजन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी डिसीजन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन नीड्स ओवर के इंडिविजुअल नीड्स, फेयर पेमेंट एफर्ट, सेंट्रलाइजेशन, चेन कमांड, प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन, ट्रीट पीपल इक्वलिटी, लिमिटेड क्या टर्नओवर ऑफ के एम्प्लॉयज, इनकरेज इनिशिएटिव, प्रमोट क्या हार्मोनी। तो 14 के 14 हैं, और ये 14 के 14 क्या बेहतरीन तरीके से इंपॉर्टेंट है, किसी एक को भी हम लोग नेगलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है भैया। तो चलो आ जाओ देखते हैं, शुरुआत करते हैं पहले की। देखो डिवीजन ऑफ वर्क, ऑब्वियस सी बात है हर कोई इंसान सारे काम नहीं कर सकता। जैसे मान लो मैं हूँ, अब मान लीजिए मैंने अकाउंट्स पढ़ा लिया, मैंने बीएसटी पढ़ा लिया, अब मैं इको थोड़ी पढ़ा पाऊंगा भाई, नहीं पढ़ा पाऊंगा, मैं मैथ थोड़ी पढ़ा पाऊंगा। अगर मान लो पढ़ा भी लिया तो सर वो आउटपुट नहीं आएगा। तो इसीलिए उन्होंने क्या करा भाई, काम को बांटना बताया, उन्होंने बताया कि काम को बांटो लोगों की स्किल के हिसाब से, लोगों के जॉब के साथ, लोगों के क्वालिफिकेशन के हिसाब से, उनके टैलेंट के हिसाब से। तो काम बांटने से क्या होगा, स्पेशलाइजेशन आएगा, जिससे वो किसी भी काम को अच्छे से कर पाएंगे, और साथ साथ क्या होंगे, ग्रेटर एफिशिएंसी को क्या कर पाएंगे, वो पकड़ पाएंगे, कैच कर पाएंगे। देखा भाई सब कितना बेहतरीन है। नेक्स्ट है बेटा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा एक बात सुनो भाई, जाहिर सी बात है, अगर मान लो अब आपके माँ बाप ने बोला कि मेरे बच्चे आप मुझे 95% चाहिए, आप बताओ 95% के लिए आप मेहनत करने लग गए, लेकिन मेहनत करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ चाहिए। पूछो क्या सर, आपको चाहिए माहौल चाहिए, एक स्पेस चाहिए, टाइम चाहिए, पीस चाहिए, शांति चाहिए, बुक्स चाहिए, नोट्स चाहिए, अच्छी ट्यूशंस चाहिए, है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चीज़ चाहिए। तो भैया एक बात सुनाओ, कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको एक बात समझ में आ रही है, अगर आपसे कोई डिमांड रखता है तो उसको पूरा करने के लिए आपके पास अथॉरिटी यानी कि क्या पावर भी होनी चाहिए। तो बेसिकली अगर मैं अथॉरिटी की बात करूँ, ये किसको फॉलो करता है सर, ये फॉलो करता है किसको, पावर को फॉलो करता है। अच्छा जब आपके पास पावर होगी तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी, ऑब्वियस सी बात है। अब एक बात सुनो, जैसे मान लो मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है अपनी मन मर्जी से कर रहा हूँ, नहीं भाई, किसी के पास अथॉरिटी है वो मुझसे करवा रहा है। अच्छा मेरी अथॉरिटी क्या होगी, मेरी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, मेरी अथॉरिटी होगी नहीं, पहले मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, मैं वीडियो को बनाऊंगा, और वीडियो को बनाने के बाद मैं क्या करूंगा भैया, इसको अपलोड करवाना मेरी अथॉरिटी रहेगी। अगर उन्होंने अपलोड नहीं किया तब मैंने लंका लगा दी उनकी। तो इसका मतलब ये होगा किसी भी बिजनेस के अंदर ना हमें इस बात को समझना पड़ेगा, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, जी हाँ, पूरक होते हैं। उसके बिना वो अधूरा, उसके बिना वो अधूरा। अगर मान लो मैंने आपको खाली पावर दे दी तो आप तानाशाह बन जाओगे, सामने वाले के लंका लगा लो रख के, है ना। और मैं आपको जिम्मेदारी दे दूँ, आपको अथॉरिटी दूँ ही ना, तो भाई आप कैसे करवा पाओगे। आप बोलोगे नहीं भाई साहब मेरी जिम्मेदारी मुझे ये करना है, कोई आएगा तुम्हारा चाटा मार के निकल जाएगा, चल चल अपनी जिम्मेदारी खुद निभा। आपके पास अथॉरिटी रहेगी ना, तो आप जब आपके पास अथॉरिटी रहेगी तो आप क्या कर सकते हो, उसको पूरा कर सकते हो। जैसे एक ट्रैफिक वाला होता है, अब ट्रैफिक वाले को बोलते चलान काटना है, अब वो चलान काटने मेरे पास आया, मैं चल चले साइड हट, भाई साहब उसके पास ये अथॉरिटी होगा, अगर मैंने उससे बदतमीजी करी तो मुझे जेल हो सकती है, मेरी क्या बाइक को, मेरी कार को, जो भी है वो उसको करता है, जब्त कर सकता है। तो भैया यहाँ पर अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो तो आपको अथॉरिटी देना जरूरी है, ठीक है जी, ताकि आपका जो काम है विदाउट एनी काइंड ऑफ वेस्ट क्या हो सके, पूरा हो सके बियॉन्ड टाइम।
चलिए नेक्स्ट आगे। हाँ जी, क्या लिखा? डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन क्या भाई, सीधी सी बात है भाई, डिसिप्लिन होना तो बहुत जरूरी है भाई, बिना डिसिप्लिन काम ही नहीं हो पाएगा। इट इज क्या? एविडेंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, ठीक है, विच आर नेसेसरी फॉर द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डिसिप्लिन रिक्वायर गुड सुपरवाइजर्स एट ऑल लेवल्स। बिल्कुल सही बात है। देखो जी, आपको एक बात माननी चाहिए, जब आपका एम्प्लॉय आपके साथ जुड़ने आया तो भाई साहब मुझे आपको इस बात को समझाना पड़ेगा कि वो जो आपसे जुड़ रहा है तो आपको उसको डिसिप्लिन बताना। मतलब डिसिप्लिन का सेंस क्या हो गया कि टाइमिंग आने जाने की क्या है, ठीक है, आपको किस तरह से क्या बिहेव करना है, किसको रिपोर्ट करनी है, ठीक है, आपको काम पे किस तरह से रहना है। तो ये सब कुछ जो होता है एग्रीमेंट के उसमें क्या होता है, मेंशन कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। अच्छा, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या? बड़ा सिंपल है सर। देखो फ्यूल का कहना था क्या, वन एंड ओनली वन बॉस। जी हाँ, अब वही वाली बात है, अगर एक प्लॉट के 5 मालिक हो जाएंगे ना तो भैया समझ लो उस प्लॉट की तो अस्तित्व हो जानी है। इनका ये कहना था कि अगर आपका वर्कर है ना तो उस वर्कर का एक ही बॉस होना चाहिए। पूछो कैसे? वो ऐसे कि अगर उस वर्कर के 4 बॉस हो जाएंगे तो सब बंदे आएंगे, कोई कहेगा मेरा काम कर, कोई कहेगा मेरा काम कर, कोई कहेगा मेरा काम कर। भाई इंसान तो एक ही है, इंसान का तो पागल बन जाएगा, वो कहेगा यार मैं कैसे काम करूँ, किसका पहले किसका करूँ। तो उन्होंने बोला कि भाई देयर शुड बी क्या, वन बॉस, क्योंकि अगर एक बॉस रहेगा तो काम करने में उस बंदे को क्या रहेगी, बहुत आसानी रहेगी, बहुत ईजी रहेगा, ठीक है, काम भी क्या होगा, सही समय पर पूरा हो पाएगा और ऑर्डर भी ढंग से ले पाएगा। तो उसका जो सुपरवाइजर होगा जिससे वो ऑर्डर लेगा वो कैसा होना चाहिए, एक ही सुपरवाइजर होना चाहिए। सीधी सी बात है, अगर आप सीधी सी बात है भैया कि भैया अगर आपके 4 सुपरवाइजर हो गए तो भाई आपको ये मालूम नहीं लग पाएगा या फिर आपको ये एहसास नहीं हो पाएगा कि आपको कौन सा काम पहले पूरा करना है। तो देयर शुड बी क्या, वन बॉस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट, हाँ जी, अब देखो यहाँ पर कैसे, देखो इसको समझाने की कोशिश करिए उन्होंने यहाँ पे कैसे, जैसे ये देखो ये रहा, अब यहाँ पे एक ही सुपीरियर है, इसने इसको भी ऑर्डर दिया, इसने इसको भी, इसने इसको भी। तो यहाँ पर देखो आप समझ सकते हो ना कि भाई यूनिटी ऑफ कमांड एक ही दी जा रही है, लेकिन हम यहाँ पे 2 सुपीरियर हो गए। अब इनकी लंगा लग गई, इसको भी 2 बंदे ऑर्डर दे रहे हैं, इसको भी 2 दे रहे हैं, इसको भी 2 दे रहे हैं। अभी बेचारे तीनों के तीनों टकले कंफ्यूज हैं कि हम भाई अपने इन दोनों में से किसका काम पहले पूरा करें। तो यहाँ पर क्या होगा सर जी, यहाँ पर क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है और यहाँ पर क्या होगा, समस्या सही रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। हाँ जी, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब सर क्या है, देखो ध्यान से, ये रहा, ये बड़ा बेस्ट चीज है, मुझे बहुत प्यारी चीज लगती है। पूछो कैसे? अब यहाँ पर ना एक बंदा ऐसा होना चाहिए जो डायरेक्शन दिखाए, ये नहीं कि बार बार कभी कोई आके दिखा दे, कभी कोई आके दिखा दे, यानी कभी कोई आए, कोई बोले सर जी आज बीएसटी पढ़ा दो, सर जी आज अकाउंट्स पढ़ा दो, सर जी आज मैथ पढ़ा दो। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आज का डे अकाउंट्स का तो हम अकाउंट्स पढ़ेंगे, अगर आज का डे मैथ्स का तो मैथ्स ही पढ़ेंगे, और आज का डे हमारा इको का तो हम इको ही पढ़ेंगे। तो हमारा ये नहीं होना चाहिए कि हम लोग बार बार यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को चेंज कर लें। अगर हमने बोला है कि हम लोग किस पे फोकस करेंगे, सर हमें जो है इस मंथ में, ये मान लीजिए हमें अप्रैल के मंथ में हमें कितना करना भाई, 10 लाख यूनिट प्रोड्यूस करनी है। तो सीधी सी बात है 10 लाख यूनिट प्रोड्यूस करनी है। अब कोई बंदा, अब देखो अब क्या हुआ भाई, हमने देखा 25 अप्रैल तक हम लोगों ने 9.5 लाख प्रोड्यूस कर लिए हैं, ठीक है, बड़े ध्यान सुनना। अब एक बंदा आता 26 तारीख को कहता है आपकी और 10 लाख ने हमें 15 लाख बनानी है। भाई ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा, ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि अभी तक तो हमने किस डायरेक्शन में काम करा कि हमें 10 लाख का टारगेट पूरा करना है, और आप अचानक से एंड में आते हो 5 दिन में बोलते हो कि भैया इसको 15 लाख कर दो, तो इट इज इम्पॉसिबल। तो यहाँ पर क्या यूनिटी ऑफ डायरेक्शन अगर आप दिखाओगे तो सब बंदे क्या होंगे, आपके साथ साथ चलेंगे। और अगर आपने कभी कोई आ जाए कुछ बता दे, कोई आ जाए कुछ बता दे, तो भैया इससे क्या हुआ, समस्या उत्पन्न हो जाएंगी, आपके रिसोर्सेज क्या होंगे, वेस्ट होंगे, सब कुछ क्या होगा, वेस्ट होगा, ठीक है जी। और ध्यान रखना, और इससे क्या होगा, आपके जो एक्शंस हैं उनमें क्या रहेगा, कोऑर्डिनेशन भी रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखो इन दोनों फर्क है, यूनिटी ऑफ कमांड में और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में। सिंपल सी बात है, अगर हम इसकी बात करें यूनिटी ऑफ कमांड की, तो सर यूनिटी ऑफ कमांड किसकी बात कर रहा है, ओनली ऑन क्या, एक वन बॉस की, ओनली किसकी, एक ही बॉस की बात कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर कहता है प्लान की बात कर रहा है, इसका प्लान, सिंपल सी बात है, ये प्लान की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है बच्चे, बॉस की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, टू प्रिवेंट द ड्यूल सबऑर्डिनेशन। यहाँ पर मेरे बच्चे सिंपल सी बात है, ये इसलिए होता है ताकि आपके जो सबऑर्डिनेट्स है बार बार फ्लक्चुएट ना पाए कि हाँ भाई कभी किसके लिए काम करना, कभी किसी के लिए काम करना। यहाँ पर क्या होता है, प्लान चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। यहाँ पर क्या इंप्लीकेशन, सर ये इंडिविजुअल इफेक्ट होता है और ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्ट डालता है। तो यहाँ पर इन दोनों में सिंपल सा अगर हम बेसिक मीनिंग समझें तो यहाँ पर बेसिक मीनिंग है, ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्शन की बात कर रहा है और ये कहीं ना कहीं इसकी बात कर रहा है, एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय की बात कर रहा है, ठीक है भाई। चलो जाओ आप इसको थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है, आप आराम से मिल जाएगा। और अगर आप किसी को पीडीएफ चाहिए उसकी, तो वैसे पीडीएफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सर सिंपल सी बात है, आपको 965888 और किस पर मेरे बच्चे 5888 पर आप कॉल या मैसेज कर देना, तो आपको इन सेशंस की क्या मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है भाई। आगे बढ़े, चलो जाओ नेक्स्ट देखते हैं आगे। अच्छा नेक्स्ट है बेटा सबऑर्डिनेशन, ठीक है, जवाब बहुत प्यारी चीज आ जाओ।
नेक्स्ट है बच्चे सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू गो का जनरल इंटरेस्ट। बिल्कुल सही बात है। हम लोगों को हर एक बंदे को ये बात सिखानी पड़ेगी कि हमारे पास जो भी काम करने आ रहे हैं तो आपको अपने पर्सनल इंटरेस्ट से पहले ना जनरल इंटरेस्ट देखना है। क्यों? क्योंकि अगर आपने अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखोगे तो सिर्फ अपनी पर्सनल बेनिफिट को देख पाओगे, तो शायद इससे आपके साथ में काम करने वाले लोग हो गए, या आपकी का बिजनेस हो गया, या आपकी कंपनी हो गई, इन सब के क्या होगा, कहीं ना कहीं क्या लॉस हो जाएगा, क्योंकि आप सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हो। हाँ, तो हमें हमेशा इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी हमें क्या करना चाहिए, प्रमोट नहीं करना, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ना कभी भी प्रमोट नहीं करना है। हमें हमेशा सिखाने लोगों को क्या, टीम वर्क, टीम स्पिरिट इज द बेस्ट स्पिरिट। क्योंकि अगर टीम स्पिरिट नहीं होगी, अगर आप अपने टीम के बंदों के बारे में सोच नहीं पाओगे, तो इसका मतलब क्या होगा, कंपनी का पतन तो पक्का है, मतलब पक्का है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट है रेम्युनरेशन ऑफ द एम्प्लॉइज। अच्छा, रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब क्या, इन्होंने फेस करा ना अपने सामने, इन्होंने देखा कि यार बहुत से लोग इतने टैलेंटेड होते हैं फिर भी पैसा नहीं मिल पाता है। तब इन्होंने एक बात रखी कि कोई बंदा अगर बहुत अच्छा एजुकेशन है, उसमें बहुत बढ़िया स्किल है, वेल एक्सपीरियंस है, जो नॉन एक्सपीरियंस है उसकी सैलरी अलग होनी चाहिए, और जो वेल एक्सपीरियंस है उसकी सैलरी अलग होनी चाहिए। ठीक है, किसी के पास काम करने के तजुर्बे, ठीक है, मेथड बहुत बेहतरीन है, तो उसकी सैलरी और अलग होनी चाहिए। तो इसीलिए तो मेरे बच्चे क्या होता है कि भैया इन्होंने बताया कि रेम्युनरेशन एक फेयर रेम्युनरेशन होनी चाहिए, ताकि लोगों को ले लग सके कि उनको उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग क्या मिल रहा है, पेइंग मिल रहा है। क्या मिल रहा है बेटा, पेइंग मिल रहा है। इस बात को लोग ध्यान रखना। तो दैट इज कॉल्ड रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है जी, चलो ना नेक्स्ट। अबे सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अच्छा, इनका एक बहुत बड़ा ध्यान सुनना, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन है क्या। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब मेरे बच्चे सारे अथॉरिटी, सारे डिसीजन जो होते हैं हमारे टॉप लेवल के मैनेजमेंट के पास होते हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब सारे जो मतलब डिसीजंस होते हैं या फिर सारी जो बातें होती है, प्लानिंग होती है, सब बढ़ जाती है। मतलब जैसे मैनेजर भी होगा उसमें, मैनेजर भी शामिल है, एम्प्लॉय शामिल है, बहुत सारे लोग शामिल है। तो यहाँ पर क्या होता है, समस्या उत्पन्न हो जाती है। देखो, सारी चीजें भी सेंट्रलाइज होना दिक्कत है, और सारी चीजों का डिसेंट्रलाइज होना भी क्या दिक्कत है। तो इन्होंने इस बात पे जोर दिया है कि आप सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज दोनों का कंबाइंड पैकेज पकड़ो, दोनों का क्या पकड़ो, कंबाइंड पैकेज पकड़ो, क्योंकि दोनों ही क्या हमारे लिए बहुत जरूरी है। सारी शक्तियां पीएम के हाथों में भी होना बहुत दिक्कत वाली बात है, और सारी शक्तियां स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होना क्या बहुत दिक्कत वाली बात है। समझ जाओ इस बात को। जैसे पीएम है तो सारी शक्तियां पीएम के पास भी नहीं है, कि डिसीजन तो ले सकता है, बड़े बड़े मेजर डिसीजन उसके पास है, लेकिन अगर किसी स्टेट को कुछ करना अपने लिए तो खुद ब खुद कर सकती है। तो इसका मतलब क्या होता है, छोटे छोटे डिसीजन भी क्या होता है, बटे हुए होते हैं। तो यहाँ पे हमें दोनों बैलेंस करना है। नेक्स्ट है स्केलर चेन। अच्छा, स्केलर चेन क्या कहते हैं सर, स्केलर चेन बहुत सिंपल है। ठीक है, क्या रखा है, जो कम्युनिकेशन जो पर्पस होगा ना सर, जैसे मान लो सुपीरियर है, जैसे ये है, ऐसे ऐसे ये होता है, ये अब मान लो एक बंदा है, ये हो रहा, ठीक है, ये और ये आपस में भी बहुत बार बात कर सकते हैं। जी हाँ, ये स्केलर चेन होती है हमारी। ठीक है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट से, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, और ये आपस में दोनों बात कर सकते हैं। जी हाँ, इसको हम बोलते हैं गैंग प्लैंक। जी हाँ, इसको क्या है, गैंग प्लैंक। आप ऐसा समझ सकते हो कि आपस में जितने भी होते हैं ना, छोटे छोटे वर्कर होते हैं, इसे आपस में बातें कर लेते हैं, लेकिन बेसिकली ऑर्डर क्या होता है, इन्हें अपने बड़े वाले का ही सुनना पड़ता है, फिर उसको बड़े वाले का, फिर उसको उससे बड़े वाले का। देखो ध्यान से यहाँ पे क्या रखा है, सबऑर्डिनेट्स फ्रॉम द हाईएस्ट टू द क्या लोएस्ट रैंक इन नोन एज क्या स्केलर चेन। जब हाईएस्ट से लोएस्ट पर आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्केलर चेन कहते हैं। ठीक है, दिस चेन शुड नॉट बी वायलेटेड, ये चेन खराब नहीं होनी चाहिए। बट इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर इनकेस इमरजेंसी होती है तो सेम लेवल के लोग आपस में क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ऐसे, इन केस ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इमरजेंसी के समय। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इमरजेंसी। ठीक है, ये इमरजेंसी के समय होगा। क्लियर है, क्लियर है। चलिए, तो ये देखा, और देखो जब सेम लेवल के लोग आपस में बातें करेंगे तो हम क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक भी कहते हैं। ठीक है, लो जी लो, आओ नेक्स्ट। तो समझ में आया क्या स्केलर चेन क्या होता है। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, अद्भुत। अच्छा, एक और है ऑर्डर। लो जी लो, ऑर्डर। अब ऑर्डर आ गया। फ्यूल कहता है, ऑर्डर देखो कहता है, फ्यूल कहता है कि पीपल एंड मटेरियल शुड बी इन सुटेबल प्लेस एट क्या एप्रोप्रिएट। देखो इस हम डिसिप्लिन ऑर्डर भी कह सकते हैं, हम डिसिप्लिन ऑफ ऑर्डर भी कह सकते हैं। जहाँ इस हम डिसिप्लिन ऑफ ऑर्डर भी कह सकते हैं। ठीक है, इस हम डिसिप्लिन ऑफ ऑर्डर भी कह सकते हैं। अब डिसिप्लिन ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या होगा सर, डिसिप्लिन ऑफ ऑर्डर का मतलब ये सिंपल सी बात है, हर एक चीज प्रॉपर तरीके से हर जगह रखनी होनी चाहिए। इसका एग्जांपल है छोटा सा, जैसे मान लो मेरा घर है, अब मेरा घर है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, अभी बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ, कैमरा सामने है, ये यहाँ पे, अब ये चीजें प्रॉपर हमने स्टूडियो बना रखा है। अब प्रॉपर स्टूडियो में क्या होता है सर, प्रॉपर स्टूडियो में ये होता है कि भाई सब चीजें एक जगह रखी हुई हैं, लेकिन मान लीजिए इन चीजों को मैं डेली अप एंड डाउन करता हूँ, मतलब आज मैंने कैमरा लगाया फिर मैं उठा के ले गया, फिर मैंने लगाया फिर उठा के ले गया, भैया इससे क्या हुआ, वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्स होगा। उसी प्रकार जैसे हम घर की बात करें तो घर में क्या होता है, भाई रसोई अलग है, भाई कपड़े के अलमारी अलग रखे जाते हैं, है ना,
चादरें वादरें अलग रखी, रजाइयाँ अलग रखी है, तो हर एक चीज़ का ढंग से रखा हुआ नहीं रखा हुआ। अगर वो सब चीज़ें एक से मिक्स कर दोगे तो भैया क्या होगा, ढूंढने में भी कभी कभी आधे घंटा 1 घंटा लगेगा। तो डेट इज कॉल्ड क्या, वेस्टेज ऑफ टाइम। तो इसीलिए कहता है कि हर एक चीज़ को अपनी अप्रोप्रिएट टाइम पर और अप्रोप्रिएट क्या होना चाहिए, जगह पर होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी खराब हो जाएगी। और अगर सभी चीज़ें टाइम पर अपनी जगह पर होंगी तो आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम क्या मिलेगी, एफिशिएंसी मिलेगी। क्लियर है, क्लियर मेरी बात, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। अच्छा ये एक एग्जांपल किसका है, स्केलर चेन का विधान हो, ठीक है। आओ अब इक्विटी। सर इक्विटी बड़ी प्यारी चीज है, इक्विटी बहुत प्यारी चीज, पूछो कैसे। सर इक्विटी प्यारी चीज ऐसे क्योंकि उसने समझाया कि कहते हैं सबको अपना अपना अधिकार चाहिए, सबको इक्वलिटी चाहिए। जैसे स्टूडेंट होते हैं, बहुत बड़ी क्लास के अंदर होते हैं, तो क्या होता है कि बच्चा टीचर होता है, टीचर का एक फेवरेट तो होते हैं, अब चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। अब मान लीजिए गलती से कोई मेल टीचर है, उसकी जो फेवरेट है कोई फीमेल टीचर हो जाती है, तो बाकी जितने भी मेल लड़के होते हैं ना, मेल मतलब मेल स्टूडेंट्स होते हैं, वो सब क्या बोलता है, भाई मास्टर ना बड़ा थोड़ा खतरनाक है, बड़ा ही चालबाज है, मतलब बहुत ठरकी टाइप का मास्टर है। लेकिन जो फीमेल होती हैं वो क्या कहती हैं, ओहो हो इसी पे ज़्यादा प्यार उमड़ रहा है, मुझे तो देख ही नहीं रहा। तो भैया उसका कहना ये है यहाँ पे, सिंपल सी बात ना, ये एग्जाम्पल था, ठीक है, इसे गलत वे मत लेना। यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जितने भी बंदे हैं सबको अपने एक्सपीरियंस से, ठीक है, सबको एक क्या चाहिए, फेयरनेस मिलनी चाहिए। फेयरनेस का मतलब फेयर ले लेनी है, फेयरनेस का मतलब फेयर ले लेनी है, फेयरनेस का मतलब उन्हें इक्वलिटी चाहिए, समानता चाहिए, ठीक है। ध्यान रखना बात को। उन्होंने क्या रखा है, द वर्किंग एनवायरमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्म्स एंड द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। जी हाँ, अगर मान लीजिए आपको किसी इंप्लॉय के रिगार्डिंग में डिसीजन लेना है, मान लीजिए मैं आपको छोटी सी बात कहता हूँ कि एक मैनेजर है, उसका बेटा भी उसी कंपनी में काम कर रहा है, लेकिन उस बेटे ने क्या करा, धोखाधड़ी कर दी। तो अब ये नहीं है कि कंपनी को ये सोचना चाहिए कि ये तो मैनेजर का बेटा ना, अगर धोखाधड़ी करी है तो उसके खिलाफ केस करो, ठोको, उसे मारो पीटो, समझे। तो यहाँ पर कहने का अर्थ क्या है कि सिंपल जितने भी बंदे आपके हैं सबके संग क्या होना चाहिए, फेयर जजमेंट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए एक जैसा। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। जी हाँ, बड़ा प्यारा है, क्या रखा है, एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल की एफिशिएंसी। बिल्कुल सही बात है, एम्प्लॉय का टर्नओवर क्या होना चाहिए, थोड़ा मिनिमाइज कम होना चाहिए, ठीक है। कैसे, अ पर्सनल शुड बी सिलेक्टेड एंड अपॉइंटेड आफ्टर द रिगिडियस प्रोसीजर एंड द क्या सिलेक्टेड पर्सन शुड बी केप्ट एट द क्या पोस्ट फॉर द मिनिमम टेन्योर टू शो रिजल्ट्स। यहाँ पर कहने का मतलब ये हो गया, ये ऐसा नहीं कि आप किसी बंदे को लेके आए और आपने उसको रखा, 3 महीने काम कराया, 2 महीने काम कराया, फिर निकाल दिया, नहीं नहीं, उसको कम से कम साल भर या 1.5 साल भर ऐसा मौका दो ताकि वो अपने आप को क्या कर सके, दिखा सके। क्योंकि अगर कोई भी नया बंदा आपके ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ा है तो ऐसा नहीं कि जुड़ते के साथ वो लाखों का प्रॉफिट करा देगा, थोड़ा समय तो लगेगा। तो इसीलिए, और हम अगर किसी को भी क्या कर रहे हैं, अपॉइंट करें, तो अपॉइंट करते समय इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, वो बंदा बेहतरीन होना चाहिए, ठीक है, बंदा बेहतरीन होना चाहिए, सारे प्रोसीजर को फॉलो करके आना चाहिए। ये नहीं कि नेपोटिज्म चल गया कि बेटा गया फिर बाप आ गया, ना 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 ना, अब क्या होगा, राजा वही बनेगा जो क्या होगा, अधिकारी होगा, दैट्स इट, ठीक है। नाउ इनिशिएटिव, भाई बहुत प्यारी चीज है। इनिशिएटिव क्या होता है भाई, सुनो, इनिशिएटिव होता है क्या मेरे बच्चे, इनिशिएटिव वो होता है जिसके अंदर क्या होता है, हम लोग अपने वर्कर्स को अलाउ करते हैं कि वो अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को, नए टेक्निक्स को, नई चीज़ों को रख सकते हैं। क्योंकि इससे क्या होता है भाई मतलब जो वर्कर होता है ना, उनका भी जो कॉन्फिडेंस होता है वो बिल्डअप होता है। क्यों बिल्डअप होता है, उनको भी लगता है मेरे बच्चे, अरे वाह क्या बात है यार, क्या बात है यार, हमारी भी यहाँ पे वैल्यू, हमारी भी क्या रेपुटेशन है। तो इनिशिएटिव का आइडिया सबको होना चाहिए, यानी कि सारे एम्प्लॉयज़ को होना चाहिए, कोई भी अपनी बात को रख सकता है। क्योंकि अगर नहीं रखेंगे तो शायद उनका सेल्फ मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, वो डिमोटिवेट हो सकते हैं, वो बिजनेस छोड़ सकते हैं काम करते करते। तो इस चक्कर में हमें उनको सेल्फ मोटिवेशन को इंक्रीज करने के लिए उनके इनिशिएटिव आइडियाज को भी हमें क्या चेक कंसिडर करना चाहिए, ठीक है। आओ इसकी स्पेलिंग है ना, बहुत ध्यान से ना, स्पिरिट डी क्रॉप्स। जी हाँ, सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है कि शुड प्रमोट टीम स्पिरिट। अब तुम सोच लो सर आपने स्पेलिंग क्यों बोला, मैंने बोला स्पिरिट, बहुत से लोग ई गायब कर देते हैं, ठीक है, एस लगा देते हैं खाली, तो इस बात इसलिए बोला मैंने, ठीक है ना। क्या रखा, शुड प्रमोट टीम स्पिरिट, यूनिटी को और क्या हार्मोनी अमंग द क्या एम्प्लॉयज। मैनेजमेंट को हमेशा इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको इंडिविजुअलिज्म से पहले, किसी को बायस करने से पहले, किसी को नकारने से पहले, हमेशा इस बात को आपको ध्यान रखना कि क्या होना चाहिए, लोगों में एक दूसरे के लिए इज्जत, रिस्पेक्ट और टीम की भावना पहले क्रिएट करना, डेट इज कॉल्ड स्पिरिट्स डी क्रॉप्स। तो मेरे बच्चे ये हमारे क्या थे 14 प्रिंसिपल थे किसके, जी हमारे फ्योल भाई सबके। और एक बात ध्यान रखना आप लोग क्या, कि अभी कुछ और भी आना बाकी है, हाँ जी बिल्कुल आना बाकी है। दुख क्या, अब इन दोनों में तो क्या बताया उन्होंने, हैंडी और फ्योल ने बताया। अच्छा इन दोनों का थोड़ा वो हुआ, क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, डिफरेंस बताया गया। डिफरेंस बड़ा सिंपल है, पूछो कैसे, सिंपल सी बात है, इन्होंने बात करी है पर्सनल एक्सपीरियंस पे और इन्होंने किस पे बात करी है, ओवरऑल किस पे,
ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट पे। इन्होंने जो बोला कि ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने की जरूरत है। इन्होंने किसको बोला, कॉन्सेंट्रेट किस पे करना, इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी, क्योंकि सर ये साइंस वाले बंदे थे और साइंस वाले बंदे बड़े बदमाश होते हैं, वो हमेशा किस पे बात करते हैं, प्रोडक्शन की बात करते हैं। सर इनके जो नियम कानून है यूनिवर्सिटी कहीं भी लगा दो, और सर इनके कानून कहाँ लगेंगे, सिंपल स्पेशलाइज्ड सिचुएशन में, जहां पर क्या सिचुएशन अच्छी होती है, जहां पर कुछ स्पेशल सिचुएशन में लगते हैं। लेकिन फ्यूल भाई साहब के हर जगह लगा लो, किसी भी अस्पताल से लेके स्कूल तक, ठीक है। ये टॉप लेवल की बात करता है, किसकी बात करता है, लोअर लेवल की बात करता है। तो ये सिंपल सी चीजें, आप लोग इसको सिंपल रीड आउट कर लेना, इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक है भाई। चलो जी आगे आओ, आगे कुछ और भी है, हाँ लीजिए आगे हमारे लिए आपके क्या, थैंक यू सो मच, आपने हमारा इस लेक्चर को देखा। और मेरे बच्चों ऐसे ही सेशंस के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहे कैल्विन कॉमर्स। मैं हूं आपको अपना कुलदीप कुमार, मिलता हूं आपको इसमें नेक्स्ट वीडियो में। भाई साहब तब तक के लिए अपनी कमर कस लो, क्योंकि अब 12th के सारे चैप्टर आपके पास धीरे धीरे आने वाले हैं। और जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करो, और माँ काल के नाम का क्या करोगे, लाइक ठोको, दबा के लाइक ठोको, और अभी ठोको। चलिए मिलता है इसमें नेक्स्ट वीडियो में।